नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड इसको रिवर्स किया जा सकता है ओनली एक्सटर्नल फोर्स से या कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, हमें बताता है रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, बट ये डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि हीट किधर फ्लो करता है। नेक्स्ट हेडिंग है इज डिक्रीज इन इंथैल्पी क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि बोला जा रहा है कि डिक्रीज जो करता है इंथैल्पी में यही फैक्टर होता है स्पॉन्टेनियस होने का, बट ये ट्रू नहीं है सभी केसेस के लिए। कुछ केस में इंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है एंड इसका जो फिगर दिया गया है एनसीईआरटी में वो देख लेना। देखो एक्जोथर्मिक का जो इंथैल्पी रहता है वो निगेटिव में रहता है एंड इंडोथर्मिक का इंथैल्पी जो रहता है ये पॉजिटिव में रहता है, मतलब कि इंडोथर्मिक का इंथैल्पी ज़्यादा होता है, एक्जोथर्मिक का इंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो वही बोला गया है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वही जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बट ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ केस में इंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो वही एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट है इंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अनोदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन में आता है इंट्रोपी, जिसको कि डिनोट करते हैं एस से। ये क्लोज कंटेनर है एंड इसमें दो गैस मिक्स है, मतलब कि इसमें दो गैस सेपरेट है एंड यहाँ पे पार्टीशन लगाया गया है दोनों को अलग करने के लिए। जैसे ही यहाँ पे से ये पार्टीशन हटाया जाता है ये दोनों एक दूसरे से मिक्स कर जाता है, तो यही जो मिक्स कर जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज़ कर गया है। तो मतलब कि रैंडमनेस इंक्रीज़ करेगा तो डिसऑर्डर इंक्रीज़ कर गया एंड डिसऑर्डर इंक्रीज़ कर गया सिस्टम में, तो इंट्रोपी जो होता है ये हाई हो जाता है एंड जब इंट्रोपी हाई होगा तो मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर हम हीट भी इंक्रीज़ करते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज़ कर जाता है, रैंडमनेस इंक्रीज़ कर जाता है तो डिसऑर्डर इंक्रीज़ कर जाता है एंड इंट्रोपी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है एंड फिर सॉलिड का होता है। नेक्स्ट है टोटल इंट्रोपी चेंज। तो टोटल इंट्रोपी जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर होता है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए टोटल इंट्रोपी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तो इंट्रोपी मैक्सिमम होता है एंड चेंज जो इंट्रोपी में होता है वो 0 होता है। तो अगर इंट्रोपी सिस्टम के लिए लिखे तो क्यू सिस्टम एंड रिवर्सिबल बाई टी लिखेंगे, मतलब कि सिस्टम के लिए सिंपल हमें याद रखना है डेल्टा एस क्यू बाई टी, बट वही सराउंडिंग के लिए इंट्रोपी निकाले तो ये बहुत बड़ा होता है, तो इसमें कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आता है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। इसमें जो होता है मतलब कि डेल्टा एस टोटल जो होता है, मतलब कि इंट्रोपी टोटल जो होता है वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। तो इसके लिए डेल्टा एस मतलब कि इंट्रोपी जो टोटल रहता है उसको 0 से बड़ा होना पड़ता है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। फिर बोला गया है कि इंथैल्पी जो डिक्रीज़ करेगा एंड इंट्रोपी जो इंक्रीज़ करेगा ये अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है कि स्पॉन्टेनियस का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब कि पहले बताया गया था कि जो इंथैल्पी डिक्रीज़ करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यही रिएक्शन सिर्फ स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। एंड फिर अभी बताया गया था कि इंट्रोपी जो इंक्रीज़ करता है वही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो मतलब कि ये दोनों अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। नेक्स्ट है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें जो टी डेल्टा एस सिस्टम का होता है इसका कोई भी वर्क नहीं रहता है, ये यूजलेस रहता है, तो इसको इंथैल्पी में से माइनस कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि टी डेल्टा एस सिस्टम ये एनर्जी होता है जिसका कि कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है एंड ये जो डेल्टा जी होता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। मतलब कि डेल्टा जी जो है अगर ये लेस देन 0 होता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एंड वही हम इंट्रोपी के लिए देखे थे, तो इंट्रोपी जो टोटल होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे याद रखना डेल्टा जी लेस देन 0 होगा फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। नेक्स्ट है इंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है
वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना कॉमन क्यों है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो ये इतना कॉमन क्यों है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है इसमें हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है तो डिसऑर्डर जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से कि इंट्रोपी चेंज जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट इंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोपी जो होता है किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का वो जीरो होता है एंड ये जीरो तब होगा जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा एंड इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के एंड इसको कन्वर्ट करें लॉग में तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के एंड डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस जो होता है, तो डेल्टा जी नॉट के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी जो होता है ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं डेल्टा एच को निगेटिव एंड डेल्टा एस को पॉजिटिव। तो डेल्टा एच को निगेटिव लेंगे तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, पॉजिटिव मतलब कि इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस टेम्परेचर पे जो होता है रिएक्शन ऑलवेज मतलब कि स्पॉन्टेनियस ही होता है। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। तो देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो अब हमें चेक करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा एंड नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो फर्स्ट केस में डेल्टा एच को लेते हैं निगेटिव एंड डेल्टा एस को लेते हैं पॉजिटिव। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस डेल्टा एच हो जाएगा एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा एंड ये हो गया डेल्टा जी। अब ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगा फिर भी रिएक्शन डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड इधर टी इंक्रीज़ करेगा फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑल टेम्परेचर पे रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। एंड सेकेंड केस में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो इसमें डेल्टा एच भी निगेटिव लेते हैं एंड डेल्टा एस भी निगेटिव लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टी डेल्टा एस हो गया। अब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ होना पड़ेगा तभी इसका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, तो डेल्टा जी जो हो जाएगा वो निगेटिव में आएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। एंड थर्ड केस में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें एच भी पॉजिटिव लिया गया है एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव लिया गया है। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो प्लस डेल्टा एच होगा एंड निगेटिव टी डेल्टा एस होगा। तो अब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ होना पड़ेगा तभी डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। तो इसमें डेल्टा जी जो होता है ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी को पॉजिटिव लेते हैं एंड डेल्टा एस को निगेटिव लेते हैं। तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया एंड ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी। इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, वैल्यू डेल्टा जी का पॉजिटिव ही आने वाला है एंड डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये इस केस में रिएक्शन जो होगा सभी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। ये सारा दिया गया है एनसीईआरटी में टेबल बना के। एंड इंट्रोपी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, प्लस एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल एंड इसी को प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो पी इनिशियल बाय पी फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेबल होता है ये
जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल रहता है, स्मॉल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। एंड थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम बात करते हैं फाइनल एंड इनिशियल स्टेट के बारे में, रेट कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है, कितना रेट से हो रहा है, इस पे थर्मोडायनेमिक्स में उतना बात नहीं करते हैं। फिर बोला गया है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई तभी होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या फिर एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में जा रहा होगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में होता है टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब कि ये सब जो होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो।